जय हिंद फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BPAG 173 इलेक्ट्रिक शासन यानी कि ई शासन की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आज भी हम लोग यहाँ पर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग वन टाइम जो है रिवीजन करके अपना पेपर जो है अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको उसको डाउनलोड करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे सर्च कोड पे और यहाँ पर टाइप करेंगे BPAG 173। ठीक है, तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको मिल जाएगा। तो आप जिसमें भी डाउनलोड करना चाहें यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 49 रुपीज़ में आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में विशेष संदर्भ में ई अधिगम मतलब कि ई लर्निंग की अवधारणा तथा महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी कि ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र के विशेष संदर्भ में ई अधिगम की अवधारणा तथा महत्व का परीक्षण कीजिए। यानी कि ई लर्निंग का सबसे पहले अर्थ समझेंगे और उसका जो है ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा प्रदान में क्या योगदान रहा है और उसका महत्व क्या रहा है वो देखेंगे। तो ई अधिगम जो है, ई लर्निंग का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फोन आदि की सहायता से शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना। इसमें पारंपरिक शिक्षा की तरह कक्षा में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, विद्यार्थी अपने स्थान और समय के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। ई अधिगम में टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, वीडियो लेक्चर, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन इंटरेक्शन जैसे माध्यमों का उपयोग होता है। यानी कि विद्यार्थियों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर पर ही अपनी जो है क्लासेस देख सकता है और किसी भी समय देख सकता है, अपने अनुसार पढ़ाई कर सकता है। और जो है ई अधिगम में टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन इंटरेक्शन जैसे जो है सुविधा उपलब्ध होती है। यह विधा जो है केवल औपचारिक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और निरंतर सीखने के लिए भी किया जा रहा है। यानी इस विद्या का उपयोग जो है ना, इस टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो औपचारिक शिक्षा के तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग हम व्यवसाय में भी कर रहे हैं, कौशल विकास में भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है ई अधिगम के माध्यम से कर रहे हैं। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा ने दुनिया भर में एक नई गति पकड़ी है। यानी कि जब से कोविड-19 लगा इसके बाद से ही ऑनलाइन जो टीचिंग आगे बढ़कर आई हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं ई अधिगम का महत्व क्या है। तो सुगमता और लचीलापन है इसमें। ई अधिगम से विद्यार्थी किसी भी समय कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, कार्यरत व्यक्तियों और विकलांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यानी कि इसमें एक सुविधा ये है, चाहे आप कभी भी पढ़िए, जब आपके पास टाइम है तब आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ है? जो बाहर शहरों में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, वो घर पर ही फोन में ही रहकर जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद है समय और लागत की बचत भी इसमें होती है। तो पारंपरिक शिक्षा में यात्रा, किताबें, कक्षा, भवन आदि खर्च होता है। ई अधिगम में इन खर्चों को घटाता है। इसके साथ ही समय भी बचत करता है क्योंकि यात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपको कोई तैयारी करनी है तो आप दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाएंगे पढ़ने, ठीक है। अगर ई अधिगम है तो आप घर पर ही बैठ कर सकते हो, तो आपका खर्चा भी बचेगा, ठीक है। किताबें, कक्षा, भवन, इन सबके जो खर्चे भी आपके बचेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। इसके बाद है व्यक्तिगत गति से अध्ययन। हर छात्र की सीखने की गति अलग होती है। ई अधिगम में छात्र अपनी गति से पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। वे किसी विषय को बार बार देखकर समझ सकते हैं। यानी कि व्यक्तिगत से अध्ययन, यानी कि जो बच्चे हैं आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, कोई बच्चा जल्दी समझ लेता है, कोई बच्चा देर में समझता है। तो जो बच्चा देर में समझता है वो वीडियो को बार बार देख सकता है। अब जब फिजिकल कोचिंग चली तो क्या नुकसान होता था? एक बार जो टीचर ने पढ़ा दिया इसके बाद तो वो दोबारा बार बार पढ़ाएगा नहीं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, अगर आपको समझ नहीं है आप वीडियो को रिमाइंड करेंगे, फिर रिमाइंड की, चाहे जितनी बार आपको रिमाइंड करना है रिमाइंड करिए। इसके बाद है तकनीकी कौशल का विकास। तो ई अधिगम में छात्रों को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है जिससे उनके डिजिटल कौशल विकसित होते हैं जो आज के समय में अत्यंत आवश्यक हैं। क्योंकि जब वो तकनीकी विकास से पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है और जो आज के जो समय में अत्यंत आवश्यक है।
इंटरेक्टिव और आकर्षण शिक्षा, वीडियो, एनिमेशन, क्विज, गेम्स आदि के माध्यम से ई अधिगम को रोचक और प्रभावशाली बनाया जाता है, जिससे छात्रों की सीखने में रुचि बनी रहती है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, वीडियो एनिमेशन के माध्यम से कोई टॉपिक समझाना है तो हम लोग वीडियो एनिमेशन के माध्यम से उनको समझाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो आपका जो समझने की जो ई अधिगम की जो सोच है वो रोचक हो जाती है और प्रभावशाली बनाया जाता है। यानी कि ई अधिगम को रोचक बनाया जाता है और प्रभावशाली मतलब कि जो बच्चों के दिमाग पर जो है ठीक ठीक असर डाल सके। इसके बाद है व्यावसायिक प्रशिक्षण में लाभदायक। तो कंपनियां अपने कर्मचारियों को शिक्षण प्रदान देने के लिए ई लर्निंग का प्रयोग करती हैं, जिसमें वे नए कौशल सिखाकर कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। इससे उद्योगों में प्रोडक्टिविटी में सुधार आता है। इसके बाद ई अधिगम की चुनौतियां कौन सी हैं, तो इंटरनेट और उपकरणों की उपलब्धता। सभी छात्रों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, विशेष रूप से ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में। तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इंटरनेट और उपकरणों की उपलब्धता। इसके बाद है सीमित सहभागिता और सामाजिक संपर्क की कमी। ई अधिगम में आमने सामने बातचीत नहीं हो पाती, जिससे शिक्षक और छात्रों के बीच जो संवाद सीमित रह जाता है। इसके बाद स्व अनुशासन की आवश्यकता, यानी कि इसमें जो है स्व अनुशासन की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको खुद रूल बनाने हो, कितने टाइम आपको पढ़ना है, कितने टाइम नहीं पढ़ना है। तो ऑनलाइन शिक्षा में सफलता पाने के लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो सभी छात्रों में नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष देंगे। तो निष्कर्ष क्या होगा, ई अधिगम आज के डिजिटल युग में शिक्षा और प्रशिक्षण का एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। यह शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाता है और हर वर्ग को सामने अवसर देता है। यद्यपि इसमें से कुछ चुनौतियां, परंतु यदि सरकार, शिक्षण संस्थाएं और तकनीकी कंपनियां मिलकर काम करें तो इन समस्याओं को जो है दूर किया जा सकता है। इसके बाद भविष्य में ई अधिगम पारंपरिक शिक्षा के पूरक के रूप में कार्य करेगा और जीवन भर सीखने यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की प्रक्रिया को मजबूत बनाएगा। यानी केवल छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों और पेशेवरों के लिए भी एक अनमोल संसाधन है। इसके बाद चलते यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, नगरीय क्षेत्रों में ई शासन परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। यानी ई शासन मतलब ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का उपयोग करके नागरिकों को सुविधाएं देना और सरकारी कार्यों को पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाना है। यानी ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, सरकार द्वारा आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है नागरिकों को सुविधाएं देना और सरकारी कार्यों को जो पारदर्शी और जो है त्वरित और प्रभावी बनाना है। नगरीय क्षेत्रों में ई शासन का उद्देश्य शहरों में रहने वाले लोगों को स्मार्ट, सरल और सुविधाएं जनक सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उनके समय, श्रम और पैसे की बचत हो। इन नगरीय क्षेत्रों में ई शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लोगों को स्मार्ट, सरल और सुविधाजनक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उनके समय, श्रम और पैसे की बचत हो। इसके बाद नगरीय ई शासन की आवश्यकता क्यों हुई, तो भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। शहरों की जनसंख्या, बुनियादी सेवाओं की मांग और प्रशासनिक चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में पारंपरिक तरीकों से सभी लोगों को सुविधाएं देना कठिन होता जा रहा है। इसलिए ई शासन की मदद से सरकार शहरों में सेवाओं को डिजिटल रूप में जो है उपलब्ध करा रही है। मुख्य ई शासन परियोजनाएं, सबसे पहले स्मार्ट सिटी मिशन। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाना है। इसके अंतर्गत स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, वाईफाई सुविधा, ऑनलाइन बिल भुगतान, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन आदि सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। इसके बाद था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि NULM। तो इस मिशन में शहरी गरीबों को रोजगार, कुशल कौशल विकास, स्वरोजगार के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन दी जाती है। इसके बाद है म्युनिसिपल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। नगर पालिका सेवाओं जैसे संपत्ति कर भुगतान, जल कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमति, शिकायत निवारण आदि सेवाओं को अब ऑनलाइन किया गया है। इससे नागरिकों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था। इस योजना में शहरी क्षेत्रों को साफ करने की निगरानी के लिए जो है मोबाइल ऐप और ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं। लोग अपने क्षेत्रों की सफाई से जुड़ी शिकायतें मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद है पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। तो नगर पालिकाओं और नगर निगमों में ऑनलाइन शिकायत प्रणाली यानी कि ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम लागू की गई है। इसमें लोग अपने क्षेत्रों की समस्याएं जैसे सड़क की हालत, स्ट्रीट लाइट खराब होना
जल निकासी आदि की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद है GIS आधारित योजनाएं। नगरीय निकाय व भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का उपयोग करके शहरी नियोजन कर रहे हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा वितरण को जो है बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद है ई नगर सेवा पोर्टल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में लॉन्च हुआ है। कई राज्य सरकारों ने विशेष पोर्टल शुरू किए हैं जहां एक ही जगह पर सभी शहरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, टैक्स भुगतान, शिकायत पंजीकरण आदि। ठीक है। इसके बाद है ई शासन के आ जाते हैं लाभ देख लेते हैं। तो यहाँ पर ई शासन के लाभ क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही इससे बड़ी है। सेवाएं तेजी से और बिना बिचौलियों के मिल रही हैं। भ्रष्टाचार में कमी आई है। नागरिकों की भागीदारी बढ़ी है। समय और पैसे की बचत हो रही है। ठीक है। इसके बाद इसके सामने चुनौतियां आती हैं। तो पहली है डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की कमी। कुछ बुजुर्ग और गरीब वर्ग अभी भी डिजिटल सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। डाटा सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा रहता है इसमें। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो ई शासन ने नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन को अधिक सक्षम, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया है। हालांकि अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन लगातार सुधार और नागरिकों की जागरूकता से यह प्रणाली और बेहतर हो रही है। भविष्य में ई शासन नगरीय जीवन को और सुविधाजनक और स्मार्ट बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पर हमने जो दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, ई शासन के महत्व को उजागर कीजिए। तो ई शासन का मतलब है सरकारी सेवाओं, सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए जनता तक पहुंचाना है। ई शासन जो है पारदर्शिता, कुशलता, जवाबदेही और जनता की भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह जो है शासन को तेज, सरल और प्रभावी बनाता है। इसके बाद है आज के डिजिटल युग में ई शासन किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी हो गया है। भारत में भी सरकार ने डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाओं के माध्यम से ई शासन को जो है मजबूत किया है। इसके बाद देख ले इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच हो जाएगी। यहाँ पर पारदर्शिता बनी रहेगी, समय और खर्च की बचत होगी और जवाबदेही होगी। यानी ई शासन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवाएं बिना दफ्तर जाए अपने घर बैठे मिल सके, जैसे ऑनलाइन बिजली का बिल भरना, आधार कार्ड बनवाना, जन्म प्रमाण पत्र लेना आदि। इसके बाद पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी। तो ई शासन के जरिए हर प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। समय और बचत की खचत जो है बचत। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सेवाओं से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे समय और पैसे ही दोनों की बचत होती है। इसके बाद जवाबदेही। तो ई शासन के तहत हर काम का रिकॉर्ड होता है, जिससे सरकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय होती है। कोई भी नागरिक अपनी शिकायत या सुझाव दे सकता है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं ई शासन के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो जनता और सरकार के बीच सीधा संपर्क होता है, यानी कि पहले लोग किसी जानकारी या सेवा के लिए बिचौलियों पर निर्भर होते थे। अब ई शासन में जो तहत लोग हैं सीधे सरकार से ही प्रश्न पूछ सकते हैं, सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। गांव गांव तक पहुंच हो गई है, सभी को समान अवसर दिए गए हैं, तेजी से निर्णय लेना। इसके बाद है आपदा प्रबंधन में मदद करना। कोरोना महामारी के दौरान ई शासन ने वैक्सीनेशन, सेहत सामग्री वितरण, ट्रैवल पास एजेंसी सेवाएं ऑनलाइन देकर बड़ा योगदान किया है। इसके बाद ई शासन के कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया। तो सरकार की ये योजना ई शासन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जिससे भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया है। आधार कार्ड ये नागरिकों की डिजिटल पहचान होता है, जिससे सरकार जो है सेवाएं सीधा विद्यार्थी तक पहुंचती हैं। इसके बाद उमंग ऐप। तो एक ही ऐप से कई सरकारी जो सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है, जैसे EPFO, पैन कार्ड, गैस सब्सिडी, पासपोर्ट आवेदन आदि। इसके बाद है RTI। तो RTI यानी कि सूचना का अधिकार है। तो लोग ऑनलाइन सूचना मांग सकते हैं, जिससे सरकार कामकाज में पारदर्शिता बढ़ती है। इसके बाद है ई शासन से जुड़ी चुनौतियां। तो डिजिटल साक्षरता की कमी है लोगों में, यानी कितनी लोगों को जानकारी नहीं है। इंटरनेट की सुविधा भी अभी कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो है 95% तक जो है भारत में सभी जिले में जो है लाइट पहुंच चुकी है। इसके बाद साइबर सुरक्षा। तो ऑनलाइन सेवाओं में डेटा की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो ई शासन ने भारत में शासन व्यवस्था को पारदर्शी, सुलभ और तेज बनाया है। यह केवल
लोकतंत्र को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन डिजिटल साक्षरता और बेहतर तकनीकी से इसका समाधान किया जा सकता है। आने वाले समय में ई जो शासन है वो भारत के विकास की रीढ़ बन सकता है। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके BPAG 173 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक जो है एंड चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।